हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज अपन देखेंगे BHIC 134 में यूनिट नंबर 2 में दोस्तों 3 सवाल ही बनते। 3 सवालों के अलावा कोई सवाल नहीं मिलेगा। पहला, मैसूर राज्य से संबंधित कोई भी 20 नंबर का सवाल आएगा तो आप यही आंसर लिख के आएँ जो हम आपको बता रहे हैं। फिर हैदराबाद राज्य और फिर सिख राज्य, 3 सवाल बनते हैं। तीनों सवालों के जो आंसर है, कैसा भी सवाल आए आप तो यही आंसर लिख के आना, ठीक है, क्योंकि सारे पहलू इसमें इंक्लूड हमने किए हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है, मैसूर राज्य के विकास तथा सुदृढ़ीकरण पर एक नोट लिखिए। यानी कि जो दक्षिण भारत में एक मैसूर राज्य जो कि एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा था, उसका विकास तथा सुदृढ़ीकरण किस प्रकार से वह समय के साथ में मजबूत हुआ। तो दोस्तों 1565 ईस्वी के तालीकोटा युद्ध में बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया था। वोड्यार वंश जो कि विजयनगर का सामंती घराना था, उन्होंने 1565 ईस्वी में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वोड्यार वंश की स्थापना यदुरया ने 1399 ईस्वी में की थी। इस वंश के महानतम राजा कृष्णराज प्रथम वोड्यार तथा नरसा राजा हुए हैं। वोड्यार वंश के अंतिम राजा कृष्णराज द्वितीय के समय शासन की वास्तविक डोर 2 सेनापति देवराज और वित्त अधिकारी नंजराज के पास में थी। हैदर अली कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में एक साधारण सैनिक था। 1755 ईस्वी में हैदर अली की सैनिक प्रतिभा को देखते हुए इसे डिंडीगुल का फौजदार जो व्यक्ति कानून एवं व्यवस्था को संभालता था उसे फौजदार कहा जाता था, तो डिंडीगुल का फौजदार बना दिया गया। एक साधारण सैनिक हैदर अली को 1761 ईस्वी में इसने मैसूर के राजवंश को हटाकर सत्ता हासिल कर ली। शासन के शुरुआती दिनों में ही हैदर ने स्थानीय सरदारों पोलिगरों को नियंत्रण में करते हुए बेदनो, सुंडा, सेवा, कनारा, गुटी आदि क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। भारत में बढ़ती यूरोपीय ताकतों को देखकर हैदर ने सेना की कमजोरियों को दूर करते हुए यूरोपियन ढंग से सेना को अनुशासित व मजबूत बनाया। उसने फ्रांस के सैनिकों को भर्ती करके फ्रांस के कमांडर द लातूर की सहायता से सेना को प्रशिक्षण दिलवाया। साथ ही आधुनिक शस्त्रागार व तोपखानों का निर्माण करवाया। मराठा पेशवा, जिनका नाम माधवराव था, ने हैदर अली को अनेक आक्रमणों में हराकर उनसे चौथ कर व सरदेश मुखी कर वसूला। माधवराव की मृत्यु के बाद हैदर अली ने अपने हारे हुए क्षेत्रों को मराठों से वापस ले लिया, लेकिन इससे मैसूर व मराठों के बीच संबंध खराब हो गए। तो दोस्तों पहले तो मैसूर और मराठों के संबंध अच्छे थे क्योंकि माधवराव ने सहायता की थी हैदर अली की, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों मैसूर और मराठों के संबंध खराब हो गए। मालाबार तट के व्यापार पर हैदर अली का नियंत्रण स्थापित हुआ। चूंकि हैदर अली तथा फ्रांसीसियों के बीच मित्रता थी, इसलिए फ्रांसीसियों को भी इस क्षेत्र से होने वाले व्यापार से फायदा होता था। अंग्रेजों ने हैदराबाद के निज़ाम के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत निज़ाम ने अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र दे दिया। चूंकि मराठों के हैदर अली से पहले से ही संबंध खराब थे, इसलिए अंग्रेज निज़ाम को मराठों ने हैदर अली के खिलाफ एक गुट बना लिया। देखो, जो मराठा थे वो तो पहले से निराश थे, ठीक है, और अंग्रेज ये पहले से दुश्मन थे हैदर अली के। तो हैदर अली और निज़ाम तथा मराठों ने हैदर अली के खिलाफ एक गुट बनाया तथा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत होती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में हैदर अली व अंग्रेजों ने एक दूसरे के क्षेत्र छीन लिए। अंततः 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि पर साइन होते हैं। इस संधि के तहत हैदर अली व अंग्रेजों ने मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत 1780 से लेकर 1784 के बीच में यह युद्ध माना जाता है। जब मराठों ने हैदर अली पर हमला किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली की कोई सहायता नहीं की थी। हैदर अली इससे नाराज हो गया। हैदर अली ने माहे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। साथ ही दक्षिण भारत में इस समय फ्रांसीसी की ताकत बढ़ गई। हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा निज़ामों के साथ गठबंधन करने यानी कि उनके साथ अब दोस्ती कर ली हैदर अली ने। हैदर ने कर्नाटक के क्षेत्र पर कब्जा करते हुए उसकी राजधानी अरकोट पर भी कब्जा कर ली। इस प्रकार से 1781 ईस्वी में कर्नल वैली के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना हार गई थी। अंग्रेजी गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने सर आयरकुट को हैदर अली को हराने के लिए दक्षिण भारत की तरफ भेजा। इस युद्ध में हैदर अली की हार हुई। इस युद्ध को पोर्टोनोवा का युद्ध भी कहते हैं। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती। टीपू सुल्तान दोस्तों हैदर अली के बाद में आते हैं।
टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। तो टीपू सुल्तान ने अपने पिता के कार्य व जिम्मेदारी लेते हुए ब्रिटिश सेना से लड़ाई करना प्रारंभ कर दिया। अंततः सर आयरकूट व टीपू सुल्तान के बीच में मंगलोर की संधि होती है। इस संधि के तहत दोनों ने कब्जा किए गए क्षेत्रों को वापस से लौटा दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 ईस्वी के बीच में होते हैं। मंगलोर संधि ने न तो टीपू और न ही मंगलोर की संधि से न तो टीपू खुश था, क्योंकि टीपू के क्षेत्र भी अंग्रेजों को जा चुके थे, और अंग्रेज भी इससे खुश नहीं थे इस संधि से, क्योंकि दोनों ही दक्कन भारत में अपना दबदबा भी चाहते थे। इसलिए टीपू ने त्रावणकोर पर पहले हमला किया। जवाब में अंग्रेजों ने भी टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। टीपू की बढ़ती शक्ति से मराठा व निजाम अंग्रेजों से मिल गए। 1790 ईस्वी में जनरल मिडोज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को टीपू ने हरा दिया। अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में फिर से टीपू को हराने हेतु एक योजना बनाई। इस बार टीपू की हार होती है तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस संधि के तहत मैसूर का आधा क्षेत्र मराठों, निजाम कोमा अंग्रेजों के बीच वितरित कर दिया गया। साथ ही साथ 3 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना देने हेतु टीपू सुल्तान को कहा गया। तो टीपू सुल्तान के 2 बच्चों को भी यहाँ पर बंदी बना लिया गया था। टीपू सुल्तान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, और इसी गुस्से की वजह बना दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी में स्टार्ट होता है। इस समय अंग्रेजों के गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली बने, ठीक है, गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली थे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सहायक संधि मानने से ही मना कर दिया, और इस तरह से मैसूर व अंग्रेजों के बीच में युद्ध शुरू होता है। टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों ने कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम आदि क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। अंत में मैसूर की गद्दी पर वोड्यार वंश के अंतिम राजा कृष्णराज तृतीय गद्दी पर बैठे। ये भी अंग्रेजों की कठपुतली मात्र थे। तो इस तरह से हैदर अली व उसके बेटे टीपू सुल्तान ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए मैसूर राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हैदर अली ने अमलदार, जो कि राजस्व प्रशासक का काम करता था, वह आसफदार, किराए से संबंधित झगड़ों को निपटाने वाला अधिकारी को नियुक्त किया ताकि राजस्व व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो ये इनका प्रशासन पढ़ रहे हैं हम, है ना। हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय प्रशासन पढ़ रहे हैं। टीपू सुल्तान ने सशक्त राजस्व प्रणाली को, रॉकेट प्रणाली को, मुद्रा प्रणाली का विकास करके अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की। टीपू ने आसफों की नियुक्ति करके मतलब व्यापार को आसान बनाया। व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करके टीपू ने मैसूर राज्य को विकसित करके अपना योगदान दिया। दोस्तों दूसरा सवाल है हमारा सिख राज्य। सिख राज्य, ठीक है। इससे पहले अपन हैदराबाद राज्य पढ़ लेते हैं, ठीक है, हैदराबाद राज्य, क्योंकि आपके चैप्टर में मैसूर के बाद में सीधा हैदराबाद राज्य दे रखा है। तो दोस्तों दूसरा सवाल अपना हैदराबाद राज्य की स्थापना पर उदय पर प्रकाश डाले, 20 नंबर का सवाल आता है इस चैप्टर से। तो हैदराबाद राज्य मुगलों का एक उत्तराधिकारी राज्य था। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने चिनकलेज खान को योग्य एवं प्रभावी व्यक्ति मानते हुए इसे दक्कन के 6 प्रांतों की सूबेदारी सौंप दी थी। इसकी योग्यता व काम से प्रभावित होकर फर्रुखसियर ने इसे निजाम उल मुल्क की उपाधि दे दी। इस समय मुगल दरबार में गुटबंदी चरम स्तर पर थी। सैयद बंधु, 2 भाई थे जिनका नाम था सैयद हुसैन अली खान एवं सैयद हसन अली खान, ठीक है, 2 भाई थे, सैयद बंधु कहा जाता था। तो इस समय सैयद बंधु अपना प्रभाव मुगल दरबार में बढ़ा रहे थे। सम्राट फर्रुखसियर इन दोनों भाइयों के षड्यंत्रों से परेशान हो चुका था, अतः उसने निजाम उल मुल्क को दक्कन से दिल्ली वापस बुला लिया और सैयद बंधु की हत्या करने का काम इसको सौंपा था। इस समय सैयद हुसैन अली खान मालवा के सूबेदार थे। अंततः निजाम हुसैन अली की हत्या करने में सफल हो जाते हैं, ठीक है। सम्राट फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम को अपना वजीर बना लिया। वजीर मतलब प्रधानमंत्री। इस समय पर दक्कन का सूबेदार मुबारिज खान था। निजाम ने दूषित मुगल दरबार को देखते हुए दक्कन जाने का पुनः निर्णय लिया। जब निजाम दक्कन की ओर बढ़ता है तो वहाँ इसका संघर्ष मुबारिज खान से होता है। दोनों के बीच सुकरखेड़ा का युद्ध होता है। 11 अक्टूबर 1924 ईस्वी को सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें निजाम उल मुल्क, ये 1724 ईस्वी है, 1724 ईस्वी, जिसमें निजाम उल मुल्क विजय हो जाता तथा 1725 ईस्वी में उसने दक्कन की राजधानी हैदराबाद को घोषित कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम की इस योग्यता और कूटनीति को देखते हुए इसको दक्कन का स्थायी सूबेदार बना दिया। अब निजाम ने हैदराबाद से मुगलों के उत्तराधिकारी हटा दिए और उनकी जगह अपने परिचित व्यक्ति बैठा दिए, जिनमें काफ़ी हिंदू भी शामिल थे। सुकरखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने निजाम का साथ दिया था, इसलिए प्रारंभ में निजाम व मराठों के अच्छे संबंध थे, ठीक है। मतलब निजाम और मराठों के 1721 से लेकर 1724 तक अच्छे संबंध बने रहे। मराठों की बढ़ती महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने निजाम के साथ में पालखेड़ा का युद्ध लड़ा, जिसमें निजाम की हार हुई और मराठों ने निजाम को चौथ कर एवं स्वदेशमुखी कर देने पर मजबूर किया।
मराठाओं कर्नाटक मैसूर अंग्रेजों के साथ लगातार संघर्ष के कारण हैदराबाद राज्य निरंतर कमजोर होता चला गया और अंततः निज़ाम की मृत्यु 1 जून 1748 ईस्वी में ही हो जाती है। नोट करके एक पॉइंट लिखिए आप, मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनखलीज खान को आसम जहां की उपाधि दी थी। ठीक है, तो निज़ाम ने स्वतंत्र राज्य बनाते ही हैदराबाद में जागीरदारी व्यवस्था को बनाए रखा, यानी कि सैनिक को वेतन देने के बदले में उसे जमीन का कुछ टुकड़ा दे देना, वही जागीर व्यवस्था कहलाती थी, जिसमें जागीरदारों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया गया। हैदराबाद राज्य की स्थायी सेना भी थी, उनको नगद वेतन दिया जाता था। निज़ाम ने हैदराबाद में मुगलों की केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली को जारी रखा। हालांकि हैदराबाद राज्य अभी भी मुगलों के अधीन था, परंतु अब निज़ाम स्वतंत्र होकर यहाँ पर शासन करता था। जमींदार तथा देश पांडे जो कि गांव प्रधान कहलाते थे, हैदराबाद राज्य में भू राजस्व संग्रह करने का काम करते थे। हैदराबाद में जागीर पुश्तैनी होती थी, यानी कि बाप दादा की जो जमीन है वो उनके बेटों को हस्तांतरित हो जाएगी। आमिल एक भू राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता था जिसका काम जमीनों का आकलन करना होता था तथा सर्वेक्षण करना होता था। आमिल का काम जमीनों का आकलन करना तथा सर्वे करना। राज्य की तरफ से किसानों को कर्जे तथा रियासतें भी मिलती थी। हैदराबाद राज्य में निजामों व सामंतों के बीच संरक्षक आश्रित सामंत थे। इन सामंतों के पास अपने सैनिक होते थे। ये सामंत अपनी कूटनीति के दम पर अपने क्षेत्र में समय के साथ शक्तिशाली हो गए। ये सामंत अब मुगलों के अधीन रहना पसंद नहीं करते थे। निजाम व सामंतों के बीच वकील नामक एक वर्ग होते थे। ये निजामों की एवं सामंतों की वित्तीय सहायता करते थे। बदले में वकीलों को निजामों की तरफ से संरक्षण मिलता था। सामंत व जमींदारों के हैदराबाद में, ठीक है, सामंत व जमींदारों के हैदराबाद में काफ़ी अधिक मात्रा में ज़मीनें हुआ करती थी। इन्होंने अपनी ज़मीनों पर कब्जा जमाए रखा। बदले में ये सरदार निजाम को भेंट दिया करते थे। साहूकारों महाजनों ने हैदराबाद में वित्तीय सेवाएं दी। सेनापतियों को भाड़े पर रखा जाता था। साहूकार व महाजन अग्रवाल व मारवाड़ी समुदाय से होते थे और सेनापति अरब व अफगान मूल के होते थे। हैदराबाद राज्य में अभी भी केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली लागू थी जो कि मुगलों के यहाँ पर चल रही थी, लेकिन हैदराबाद के अधिकारी वर्ग अब पहले से कहीं ज़्यादा स्वतंत्र हो गए थे। जैसे हैदराबाद राज्य में दीवान का काम होता था रोजमर्रा के कामों को देखना। वह जमींदारों तथा देश पांडे वर्ग के लोगों से भी एक निश्चित राजस्व की रकम देने के लिए कहता था। दीवान ने ऐसा करके काफ़ी अधिक मुनाफा कमाया और अपनी आर्थिक स्थिति उच्च कर ली। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका जो हैदराबाद वाला सवाल है जो कि 20 नंबर का आएगा, किसी भी तरीके का सवाल आए हैदराबाद राज्य से रिलेटेड आप सारे पॉइंट लिख के आएंगे। अब बचा हमारा सिख राज्य। ठीक है, तो सिख राज्य की स्थापना देख लेते हैं अपन और सिख राज्य में और अन्य बातें भी देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सिख राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन करें। तो सिख धर्म की स्थापना सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई। इस धर्म का उद्देश्य मानवता की भलाई, सामाजिक बुराइयों को दूर करना था, कट्टरता को भी समाप्त करना, भारतीय जनता को अत्याचारों से बचाना। सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं। सिख धर्म में पहले जो गुरु हैं वो गुरु नानक कहलाते हैं। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को इनका जन्म होता है और इनका निधन 22 सितंबर 1539 ईस्वी को होता है। गुरु नानक जी के बाद में सिख धर्म के दूसरे गुरु बनते हैं गुरु अंगद। ध्यान रखना, गुरु नानक को सिख धर्म के संस्थापक भी माना जाता है। गुरु अंगद के बाद में गुरु अमरदास जी, फिर गुरु रामदास जी, फिर गुरु अर्जन जी, फिर गुरु हरगोबिंद जी, फिर गुरु हरराय जी, फिर गुरु हरकृष्ण जी, फिर सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, फिर सिखों के अंतिम गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। तो बंदा बहादुर से मतलब पहली बार सिखों को राजनीतिक रूप से संगठित किया गया। बंदा बहादुर का जो समय था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे, 1707 से लेकर 15 तक। ठीक है, तो बंदा बहादुर ने सिखों को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से संगठित किया, लेकिन मुगल सम्राट फरूख सियर ने इनको मृत्युदंड सुना दिया। इसके बाद 1748 ईस्वी में कपूर सिंह ने पंजाब राज्य में किसानों को संगठित करने हेतु दल खालसा की स्थापना की। इनके बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा का नेतृत्व किया। फिर सिख क्षेत्र को 12 मिसलों में बांट दिया गया। इन मिसलों में सबसे प्रमुख और मजबूत मिसल सुकर चकिया थी, जिसके मुखिया महासिंह थे। तो पंजाब जो क्षेत्र था वो मिसलों में बटा था। 12 मिसलों में सबसे ज़्यादा ताकतवर मिसल थी सुकर चकिया, और सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे महासिंह, जिनका अधिकार क्षेत्र गुजरावाला गांव था। इनके बेटे का नाम रणजीत सिंह का। आगे चल के यही महाराजा रणजीत सिंह वो पंजाब की गद्दी पर बैठेंगे। वास्तव में सिख राज्य की स्थापना और सुदृढ़ीकरण यानी कि मजबूत बनाने का काम पंजाब राज्य को रणजीत सिंह के
द्वारा ही किया गया। इनके माता का नाम राजकौर था तथा सास का नाम सदाकौर था। राजकौर व सदाकौर ने मिलकर एक परिषद बनाई जिसका नेतृत्व दीवान लखपत राय के द्वारा किया गया। 1792 से 1797 तक इसी परिषद ने संपूर्ण प्रशासनिक कार्य संभाले। 1797 ईस्वी में रणजीत सिंह ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1798 ईस्वी में जमान शाह कौन थे? अहमद शाह अब्दाली का पोता, तो पंजाब विजय पर निकलता और लाहौर को इसने जीत लिया। इसी दौरान काबुल में विद्रोह उठ खड़ा होता है। वापस जाते समय जमान शाह की 12 तोपें फंस जाती है। इन तोपों को निकलवाने में रणजीत सिंह ने मदद की। खुश होकर जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर पर शासन करने की अनुमति दे दी तथा राजा नामक उपाधि दी। ठीक है, तो रणजीत सिंह को राजा नामक उपाधि कौन देता है? जमान शाह, और ईरान के ही राजा थे। तो अमृतसर में भांजी मिसल को भी रणजीत सिंह ने हरा दिया और 1805 ईस्वी में अमृतसर पर कब्जा कर लिया रणजीत सिंह ने। सिंधु नदी व आसपास के क्षेत्र रणजीत सिंह के कब्जे में आ रहे थे। फलतः अंग्रेजों की चिंताएं बढ़ी, इसलिए लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मैटकॉफ नामक एक दूत सिख दरबार में भेजा। फलतः अंग्रेजों व रणजीत सिंह के बीच 1809 ईस्वी की अमृतसर की संधि हुई, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थी कि जो सतलज नदी है उसको सिख राज्य की दक्षिणी सीमा मान लिया जाएगा। फिर सिंधु नदी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों पर ब्रिटिश व सिख मिलकर के प्रशासन चलाएंगे। तो सिख चाह रहे थे कि हम भी साम्राज्य विस्तार करें, लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे। और इधर अंग्रेज भी चाह रहे थे कि वो खुद भारत के उत्तर पश्चिम भागों तक विस्तार करें, लेकिन सिख नहीं चाहते थे। तो दोनों ने मिलकर के ये जो अमृतसर की संधि है 1809, इस पर हस्ताक्षर किए। तो इसी के पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो सतलज के उत्तर में सिख राज्य होगा तथा उस क्षेत्र में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सतलज के पूर्व में ब्रिटिश राज्य स्थित होंगे जिसमें सिख हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लुधियाना में अंग्रेजी सेना स्थायी रूप से रहेगी। और 1818 ईस्वी में दीवान चंद्र व खड़ग सिंह की सहायता से रणजीत सिंह ने मुल्तान पर भी विजय प्राप्त कर ली। दोस्तों, इस तरह से अपन देख सकते हैं कि कश्मीर पर विजय रणजीत सिंह ने 1819 ईस्वी में कंप्लीट कर ली। 1834 ईस्वी में उन्होंने पेशावर पर विजय प्राप्त कर ली। 1836 ईस्वी में लद्दाख पर विजय। फिर 1831 ईस्वी में बलूचिस्तान के शिकारपुर क्षेत्र पर भी राजा रणजीत सिंह का कब्जा हो गया। यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम भूभाग पर, विस्तृत भूभाग पर राजा रणजीत सिंह का कब्जा था। ठीक है, तो अंग्रेजों को अब रणजीत सिंह की बढ़ती शक्ति व साम्राज्य विस्तार के कारण अंग्रेजों को चिंता होने लगी। इसलिए 1831 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रणजीत सिंह के साथ में रोपड़ की संधि की जिसमें रणजीत सिंह के साथ में रणजीत सिंह का जो मतलब संपूर्ण भारत का जो सपना था वो बिखर गया, क्योंकि रोपड़ की संधि ने अंग्रेजों को सहायता दी। ठीक है, और कहा जाता कि रोपड़ की संधि के बाद में ही मतलब राजा रणजीत सिंह के हाथ बंध गए और वो ज़्यादा विस्तार नहीं कर सके, साम्राज्य को फैला नहीं सके। अंत में 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक दूरदर्शी व योग्य शासक थे जिन्होंने अपनी योग्यता व कूटनीति के दम पर पंजाब के विस्तृत भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया। सिख राज्य के बढ़ते प्रसार व अंग्रेजों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से 46 के बीच में माना जाता है, महाराजा दिलीप सिंह के नेतृत्व में 11 दिसंबर 1845 ईस्वी को सिख सेना वो सतलज पार कर गई, क्योंकि सिख जो राज्य था वो भी लगातार प्रसार चाह रहा था। सतलज नदी पार कर गई। इस युद्ध में सेनापति लाल सिंह और तेज सिंह थे ने विश्वासघात कर लिया। फलतः लाहौर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और 9 मार्च 1846 ईस्वी को दिलीप सिंह व अंग्रेजों के बीच में लाहौर की संधि हुई। ये लाहौर की संधि की शर्तें निम्नलिखित थी कि सतलज के दक्षिण में समस्त राज्य अंग्रेजों के होंगे। सिख दरबार को युद्ध के हर्जाने के रूप में 1.5 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने होंगे। यानी कि जो अंग्रेजों की युद्ध में जो नुकसान हुआ है उसके लिए सिख दरबार है, जो सिख राज है, उसको 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। सिख सेना में कमी की जाएगी। दिलीप सिंह की रक्षा हेतु लाहौर में अंग्रेजी सेना रहेगी, जिसका रख रखाव का खर्चा भी सिख दरबार को ही देना पड़ेगा। हेनरी लॉरेंस को सिख दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। अंग्रेज संपूर्ण पंजाब को हथियाना चाहते थे और धीरे धीरे सिख दरबार के दैनिक क्रियाकलापों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप शुरू हो गया। तो देखो, जो राजमाता थी और लाल सिंह इनके मंत्री थे। ठीक है, जिंदा नाम है राजमाता का। दिलीप सिंह के राजमाता का नाम जिंदा था और लाल सिंह मंत्री थे। पर कश्मीरी विद्रोह का झूठा आरोप अंग्रेजों ने लगा दिया तथा इनको पद से हटा दिया गया। पंजाब पर शासन हेतु ब्रिटिश समर्थक 8 सिखों का एक परिषद बनाया गया और इस 8 सिखों के ऊपर एक अंग्रेज को बिठाया गया ताकि इन सिखों पर नियंत्रण स्थापित कर सके अंग्रेज। तो हेनरी लॉरेंस को इस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। लाहौर में स्थायी
अंग्रेजी सेना रखी गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर की सेना के रखरखाव हेतु 22 लाख रुपए भी वार्षिक देने पड़ते थे सिख दरबार को। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पढ़ लेते हैं। यह युद्ध 1848 से 49 के बीच में होता है। सिख इस समय पुनः संगठित हो रहे थे। वह लॉर्ड डलहौजी की भी महत्वाकांक्षा पंजाब हेतु बढ़ रही थी। साथ में राजमाता जिंदा की वार्षिक पेंशन को भी 1.5 लाख से घटाकर 48,000 रुपये वार्षिक कर दिया गया था। तो जो राजमाता जिंदा थी, जिंदा नाम था, वो नाराज हो गई। हेनरी ने सिख सेना में और ज़्यादा कमी कर दी। सिख संरक्षण परिषद में सिख सदस्य थे, उनको हटा करके अंग्रेज अधिकारी बैठाए गए। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अंग्रेजों ने त्यागपत्र देने हेतु कहा। अंत में अंग्रेजों ने मुल्तान के दुर्ग पर यानी किले पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ होता है और अंग्रेजी सेना के कमांडर लॉर्ड गॉफ ने रामनगर जो चेनाब नदी के पास में स्थित है सिख सेना के साथ में युद्ध लड़ा। यह युद्ध 22 नवंबर 1848 ईस्वी को शुरू होता है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। 13 दिसंबर 1848 ईस्वी को सादुलपुर में वापस से युद्ध होता है सिख और अंग्रेजों के बीच में, इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकलता है। 13 जनवरी 1849 ईस्वी को झेलम के तट पर वापस युद्ध हुआ, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा। तो बार बार युद्ध हो रहे, नतीजा नहीं निकल रहा है। लॉर्ड डलहौजी ने सेना का नेतृत्व अब चार्ल्स नेपियर के हाथों में सौंपा। यह एक बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था, सैन्य योगी व्यक्ति था। तो इस युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहते हैं। अंततः 21 फरवरी 1849 ईस्वी को अंग्रेजी सेना ने सिख सेना को हरा दिया। इस तरह से 29 मार्च 1849 ईस्वी को पंजाब राज्य पूरी तरह से अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण में आ गया। सिख राज्य का प्रशासन देख लेते हैं। सिख राज्य में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी कि राजा की अंतिम निर्णय होता था और महत्वपूर्ण निर्णय वो सुनाया करते थे। यह शासन केंद्रीकृत था, केंद्र के पास में सबसे ज़्यादा शक्ति थी, स्वेच्छाचारी था, अपनी इच्छा से चलता था और हितकारी था, यानी कि जनता की भलाई के लिए यह शासन चलता था। राजा की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद भी बनाई गई, लेकिन यह सिर्फ सलाहकारी होती थी। मंत्री परिषद में विदेश मंत्री का पद जो नौकरी होता था वो काफी अहम माना जाता था। रणजीत सिंह ने शासन को चलाने हेतु प्रांत को जिला में तथा अलग अलग जिलों को ग्राम में बांट दिया। 2 या 2 से अधिक गांवों के मुखिया को महल कहा जाता था। सिख सेना को भी आधुनिक यूरोपियन पद्धति पर प्रशिक्षित किया गया। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक गांवों के मुखिया को महाल कहा जाता, महाल। ठीक है, ध्यान रखना। फ्रांसीसी सेनापति अलार्ड ने सिख सेना में घुड़सवार सेना की स्थापना की। दुनिया के बेहतरीन कमांडर सिख सेना को सैन्य प्रशिक्षण देने का काम किया करते थे। रणजीत सिंह सुशासन पर विश्वास करते थे, अच्छे शासन पर जिसमें सबको न्याय मिले, सबको अधिकार मिले। तो सेना के अधिकारी को प्रति माह हर माह वेतन भी मिलता था। मिसलों के सरदार स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। सरबत खालसा की आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की जाती थी। देखो, सरबत खालसा एक ऐसी बैठकें होती थी जिन पर समाज में जब आपातकाल आता था तब उस आपातकालीन स्थिति में सरबत खालसा सभाओं में उस समस्या पर विचार किया जाता था। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको मैसूर राज्य, हैदराबाद राज्य और सिख राज्य ये कंप्लीट पढ़ा दिए। बार बार इस चैप्टर को आप रिवाइज करें। ठीक है, और इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्लासेस में और अच्छी बातें सिखाई जाएंगी ताकि वो एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे।